चलिए शुरू करते हैं बिहार का हिस्ट्री। बिहार का अगर देखेंगे तो बिहार का हिस्ट्री में सबसे ज्यादा चीजें जो आपको निकल कर आती है वो प्राचीन इतिहास में ही निकल कर आती है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार का हिस्ट्री आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला जो कि इडुटिरिया का चैप्टर नंबर 5 है। इडुटिरिया की नई किताब है, इसका नाम है तथ्य संग्रह। ठीक है, वहीं से किताब का दाम मार्केट में बहुत कम है, बहुत इजिली अवेलेबल है। ठीक है, 100 रुपये में शायद मिलता है, मौका मिले तो आप लोग जरूर खरीद ले। फिर भी अगर ना मिले, ठीक है, तो आप मुझसे मांगे, मैं आपको पीडीएफ दूंगा। ठीक है, बिहार का बात करेंगे, प्राचीन बिहार का इतिहास की बात करेंगे तो कई कालों में हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? पाषाण काल। पहला क्या होता है? शाम का। पाषाण काल। दूसरा क्या होगा? वैदिक काल आएगा। वैदिक के बाद क्या होगा? महाजनपद काल आएगा। महाजनपद का मौर्य एवं गुप्त आएगा। गुप्त के बाद क्या होगा? यहाँ पे बौद्ध और जैन आएगा। ठीक है, इन पार्टों में हम लोग बिहार के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा बिहार के इतिहास को जानने का स्रोत क्या है। ठीक है, बिहार के इतिहास को जानने के दो प्रकार का स्रोत का उपयोग करेंगे। एक जो होगा पुरातात्विक और दूसरा जो होगा साहित्यिक। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत जो होगा से आपको पाषाण काल के ज्यादा चीज जो होंगे सब पुरातात्विक स्रोत पे ही मतलब आधारित है, क्योंकि यहाँ लिटरेचर का विकास नहीं होता, लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और जिस काल में लिटरेचर का विकास नहीं होगा, लोग लिखना पढ़ना नहीं जाएंगे, तो उस समय क्या चीज का विकास होगा? ठीक है, तो लोग पूरी तरीके से इतिहास को समझने के लिए जो पुरातात्विक स्रोत जो होगा उसी आधार पर मतलब इतिहास को समझेंगे। ठीक है, लेकिन वैदिक काल में, ठीक है, ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का विकास हुआ था। उसके बाद उत्तर वैदिक पे जाएंगे तो 3 प्रकार के और भी वेद आ गए थे। तो वहां पे आपको साहित्यिक स्रोत मिलेंगे। ठीक है, एक प्रश्न और भी पता, बिहार के इतिहास को जानने के लिए सबसे बढ़िया स्रोत जो है ना, जहां पे बिहार के बारे में जानकारी भी देगा, वो अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद में बिहार के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछेगा बिहार का चर्चा कहाँ पे किया गया है, तो अथर्ववेद में ही किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीज होता है? तो पुरातात्विक स्रोत में मतलब त्राम के वस्तु मिल गया, मृद भांड मिल गया, मतलब कोई एक पुराना चीज मिल गया जो कि उस काल से संबंधित है। उसमें जो जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप देखेंगे पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए आप देखते हो तो बिहार में एक जगह है मुंगेर, उसके बाद चिरान जो कि सारण में पड़ता है, चेचर जो पड़ता है वैशाली में पड़ता है, मनेर जो पड़ता है पटना में पड़ता है, सोनपुर पड़ता है सारण में पड़ता है। यहाँ से तमाम पुस्तक वस्तु और मृद भांड प्राप्त हुए। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है? तो आपको इसमें याद रखना है ये चीज, मनेर कहाँ पे पड़ता है, चेचर किस जिला में पड़ता है, चिरांद किस जिला में पड़ता है, ठीक है, सोनपुर किस जिला में पड़ता है। ये सीधा सीधा प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके और बात करें तो ये पुरातात्विक स्रोत के ये किस काल के? ये पाषाण कालीन है। ठीक है, पाषाण चीजें प्राप्त हुई है। लेकिन आप जाएंगे मौर्य काल, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। ठीक है, इन जगहों पे मतलब मौर्य कालीन स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिससे मौर्य काल का इतिहास जो है आपको बिहार से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे बराबर की गुफा है, तो ये राजगीर में है। बराबर की गुफा की बात करेंगे तो कहाँ? जहानाबाद में है। राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, विक्रमशिला से यहाँ से स्मारक प्राप्त हुए, इससे भी बिहार का इतिहास प्राप्त पता चलता है। खुदाई से प्राप्त सिक्के मिले हैं, मनके मिले हैं, मूर्तियां मिले हैं, ये सारे के सारे आदि सारे के सारे क्या पुरातात्विक स्रोत है? क्या है सारे के सारे? तो पुरातात्विक स्रोत है जो कि मतलब प्राथमिक बिहार स्रोत। के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम बताएं, आपने मैंने बोला से मैंने साहित्यिक स्रोत। अब देखिए साहित्यिक स्रोत में मैंने बोला वैसे साहित्य को शामिल करेंगे जहां पे लिखित रूप से चीजें क्या होगी? उपलब्ध होगी। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में देखेंगे तो रामायण है आपका, महाभारत है, पुराण है, बौद्ध रचनाएं जिसमें से मतलब क्या अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय। ठीक है, यहाँ पे मतलब जानकारी मिलती है। उसका विनय पिटक की बात करेंगे, जैन रचना में भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त यात्रियों का विवरण जो है वो भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मेगा स्निस की बात करें जिन्होंने इंडिका लिखा, फाइहान की बात करेंगे, ठीक है, इत्सिंग की बात करें, ह्योंसोंग की बात करें, सारे के सारे यात्री जो थे बिहार की यात्रा कर चुके थे। इन्होंने अपने समय में क्या क्या जो यात्रा वृत्तांत जो लिखा, ठीक है, उसमें भी आपको बिहार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे मतलब जो प्राचीन बिहार के इतिहास का विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है वो मैंने क्या बताया था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र व स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त आपको होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मैंने बताया पूरा पाषाण काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, सॉरी क्या बोला, प्री क्या होता है पूरा पाषाण काल का? ठीक है, मतलब पूरा एक पाषाण होता है, एक पूरा पाषाण होता है। ठीक है, तो पूरा पाषाण का मतलब क्या होगा? पहले का, पाषाण से भी पहले का। ठीक है, तो जिसमें बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग होता था। इस काल में देखिएगा मानव क्या था? आकेठक था। क्या था? आकेठक। आकेठक का मतलब क्या था? शिकारी था। ठीक है, शिकारी था। तो मैंने क्या बताया? पहले मनुष्य जो होगा शिकारी होगा। शिकारी का मतलब क्या होगा? उसके बाद मतलब खाद्य संग्राहक होगा। क्या होगा? शिकारी का मनुष्य क्या बनेगा? हम अपने एनसीईआरटी की क्लास में इसको बहुत अच्छे से बने, खाद्य क्या बनेगा? तो मतलब खाद्य संग्राहक बनेगा। खाद्य संग्राहक के बाद मनुष्य क्या बनेगा? तो खाद्य उत्पादक बनेगा। क्या बनेगा? खाद्य उत्पादक बनेगा। तो इस समय मनुष्य जो था क्या था? तो खाद्य
सॉरी मानव आखेटक था एवं खाद्य संग्राहक था, मतलब शिकार करता था और अन्न को जमा करता था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अब बात करेंगे यहां से दक्षिण बिहार का मुंगेर, ठीक है। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी आदि प्राप्त हुए। कहां पे प्राप्त हुए थे, क्या बताएंगे? दक्षिण बिहार के, मतलब कहां से? तो दक्षिण बिहार का मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी मतलब जो है प्राप्त हुआ। ये मतलब अवशेष लगभग कितना? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख वर्ष पूर्व के है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरे पाषाण काल को हम लोग कई भागों में बांटते हैं ना। एक पूरा पाषाण होता है, एक मध्य पाषाण होता है, एक होता है नव पाषाण होता है, ठीक है। तो ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है जो कि आपको दक्षिण बिहार का मुंगेर और नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी आपको प्राप्त होते हैं। अब चलेंगे लोग मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो था, यहाँ पे क्या था, मनुष्य फिर भी मतलब इस काल में मनुष्य का ज्यादा मतलब डेवलप नहीं हुआ था। यहाँ पर भी मनुष्य जो था आखेटक ही था, खाद्य संग्राहक था, लेकिन साथ में मनुष्य जो था पशुपालक हो गया था। क्या हो गया था? पशुपालक जो था, मनुष्य जो था मध्य पाषाण काल में हो गया था, ठीक है। मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहला जंतु को जो पालतू बनाया गया, वो जंतु कौन था, तो क्या बताएंगे? कुत्ता को बनाया गया, ठीक है। तो ये काल जो था ना, ये काल जो 1 लाख पहले का था, ठीक है। लेकिन ये काल जो होगा ना, 40,000 से लेकर 10,000 समय का जो काल जो होगा वो आपका नव पाषाण में आता है। और 10,000 के बाद का जो समय काल जो होगा ना, वो मतलब आएगा कब? ठीक है, 2500 ईसा पूर्व के, ये आपसे 2500 ईसा पूर्व का जो समय काल जो होगा, 10,000 के बाद का समय काल आपके नव पाषाण काल में आएगा, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य में एक मतलब डेवलपमेंट जुड़ती है। मनुष्य क्या होता है? आकेटक खाद्य संग्राहक के साथ पशुपालक हो जाता है। मनुष्य जो सबसे पहले जिस जानवर को जो पालतू बनाता है वो डॉगी था, ठीक है। और ये नॉर्मली डॉगी नहीं था, एनसीईआरटी कहता है कि एक ऐसा डॉगी था जो कि खतरनाक हुआ करता था, ठीक है। अभी के कुत्ता की तरह पालतू कुत्ता नहीं था, डेंजरस होता था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो बिहार के मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, औजार का आकार कितना होते जाएगा? छोटा होते जाएगा। डेट मीन पूरा पाषाण काल में औजार का आकार बड़ा रहा होगा, मध्य पाषाण काल में औजार का आकार उससे छोटा होगा, और नव पाषाण काल में औजार का आकार जो था और भी बहुत अधिक मतलब क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आप देखोगे, आप क्या देखोगे? तो आप देखोगे मतलब इस समय औजार का आकार भी छोटा हो जाएगा, औजार जो है पॉलिशकृत हो जाएंगे, मतलब औजार जो होंगे अच्छे किस्म को हो जाएंगे, औजार को मतलब थोड़ा सुसज्जित कर दिया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल मुंगेर से मतलब आपको औजार मिला है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नव पाषाण काल में। मैंने क्या बोला? पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या करता था? शिकार करता था। मनुष्य का कोई मतलब उनको कोई बीपीएससी पीसीएस वगैरह निकालना नहीं था। उनका एकमात्र जीवन का उद्देश्य था सवेरे सवेरे उठना है, जानवर को मारना है, उसको पकड़ कर खाना है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो मतलब क्या थोड़ा सा समझदार हुए, तो उन्होंने बोला मध्य पाषाण काल में मनुष्य तो आखेटक थे, खाद्य संग्राहक के साथ में पशुपालक हो गए। नव पाषाण काल में मनुष्य और भी ज्यादा मतलब क्या होता है? समझदार हो जाते हैं। अब मनुष्य जो थे यहाँ पे खाद्य उत्पादक भी हो गया। क्या हो गया? खाद्य। आप मतलब ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे? भोजन को मतलब पैदा भी करेंगे। जब मनुष्य जब भोजन को जब पैदा करेंगे, तो साथ में मनुष्य जब भोजन को जब पैदा करें, उनके मन में क्या होगा? डर होगा। तो अगर हम जहां पे खाद्य को उपजा रहे हैं, जहां पे मेरा खेत है, अगर हम खेत को छोड़कर जाएंगे तो क्या करेगा? कोई पशु उस पर हमला कर देगा, या फिर कोई व्यक्ति जो है पशु को जो क्या मैंने मेरा अनाज को मतलब क्या करेगा? चुरा कर ले जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन मनुष्य बोला से नहीं भाई साहब, आप जो हम लोग भटकते थे जानवर को मारने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, हम भटकेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? एक जगह रहना शुरू करेंगे। इसी प्रक्रिया के तहत मनुष्य में मतलब क्या हुआ? निवास करने की प्रवृत्ति आई। मतलब पहले मतलब क्या था? मनुष्य जानवर को पालतू बनाया, मतलब किस जानवर? कुत्ता को पालतू बनाया, ठीक है। लेकिन कुत्ता को पालतू बनाया दूसरे बार मतलब किस जानवर को? दूसरे बार मतलब मनुष्य में क्या? उसके बाद के समय मनुष्य जो था, तो मनुष्य आप देखोगे तो मनुष्य मतलब क्या हुआ? तो मनुष्य आप जो था यहाँ पे आप देखना, तो मनुष्य यहाँ पे उनमें मतलब अस्थायी प्रवृत्ति का मतलब विकास उसके अंतर्गत आया, ठीक है। तो अस्थायी प्रवृत्ति का विकास क्यों आया मनुष्य के अंदर? क्योंकि उनमें मतलब क्या था? तो मतलब एग्रीकल्चर का मतलब विकास हो चुका था। मनुष्य जो था खाद्य उत्पादक बन चुका था। तो ध्यान आपको रहेगा, अगर पूछेंगे पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या करता था, तो क्या बताएंगे? आकेटक के साथ क्या? खाद्य संग्राहक का पशुपालक है। बिल्कुल। पशुपालक कहां से आएगा पूरा पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में पशुपालन पूरा आएगा ना, पाषाण काल में नहीं सर। ठीक है। और नव पाषाण काल में क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा मनुष्य के जीवन में? मतलब स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ जाएगी, खाद्य अस्थायी निवास की उत्पादन प्रवृत्ति आ जाएगी, साथ में एग्रीकल्चर का भी विकास हो जाएगा, ठीक है। आप अब जी। ध्यान में रखना, नव पाषाण काल में स्थल जो था, इसमें मनुष्य जो था खेती करना सीखा। सीता करने से खेती करना सीखा ना। तो खेती कहाँ पे हो सकता है? पथरीले भाग में हो सकता है, जी, मैदानी क्षेत्र मैदानी में। भागों में हो सकता है। तो मैदानी से ये स्थल कहाँ पे विकास? देखिए कॉन्सेप्ट को जोड़िए। नव पाषाण काल में मनुष्य के अंतर्गत खेती करने का विकास आया। और खेती कहाँ पे संभव हो सकता है? तो खेती हमेशा कहाँ पे संभव होगा?
तो ध्यान में रखिएगा मैदानी भागों में विकास होगा, ठीक है। तो इसीलिए नवपाषाण काल के जो ज्यादातर स्थल जो है कहाँ पे विकसित हुए, तो मैदानी भागों में विकसित हुए, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये स्थल आपको कहाँ से मिल जाएंगे, तो चिरान से मिलेंगे सारण में, चेचर में मिलेंगे, मनेर में मिलेंगे, सनुआर में मिलेंगे। दो नए जगह, चेचर वैशाली जिला में है और सनवार जो है रोहतास जिला में, ठीक है। और यहाँ से मनुष्य को जो मतलब यहाँ से मनुष्य को जो औजार जो प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए, ठीक है। चिरान से जो औजार जो प्राप्त हुए हड्डी के औजार था, मुख्य रूप से किसके हड्डी से बना हुआ था, तो जानवर का नाम पूछ देगा तो हिरन के हड्डी से बना हुआ था। किसके हड्डी से बना हुआ था, तो हिरन के हड्डी से बना हुआ था, ठीक है। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। उसका देखिए कैमूर की पहाड़ी और नवादा की जमीन से गुफा चित्र मिला, ठीक है। किस प्रकार का गुफा चित्र, गुफा चित्र को शैल चित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैल चित्र। ये शैल चित्र जो था कैसा चित्र था, तो इसमें विशेष प्रकार का रूप दिया गया था जिसमें मनुष्य जो है भाला फेंक रहा है, जानवरों का पीछा कर रहा है, ये सारी चीजें जो थी इसमें मतलब क्या थी, दिखाई गई थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये अवशेष लगभग कब के, लगभग 2500 ईसा पूर्व के ये अवशेष आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मनुष्य मुख्य रूप से क्या चीज पे मतलब हथियार बना रहा था, ये तो पत्थर का हथियार बना रहा था, या फिर मतलब क्या चीज का मतलब हथियार बनाएगा, हिरण के हड्डी का, हड्डी का हथियार बनाएगा। बहुत सुंदर, बेहतरीन। अब यहाँ पे देखोगे मनुष्य मतलब क्या था, धीरे धीरे मतलब मनुष्य जिस धातु का सबसे पहला प्रयोग करना शुरू किया, वो कौन सा धातु था, तो वो धातु आपका त्राम था। क्या था वो धातु, त्राम था। अब इसी के समय के 2500 ईसा पूर्व के समय के आसपास देखोगे सभ्यता विकसित हो जाती है भारत में, जिसको हम इंडस वैली सभ्यता के नाम से जानते हैं। किस सभ्यता के नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सभ्यता जो थी पूर्ण रूप से त्राम पाषाण कालीन सभ्यता थी। तो आप देखोगे इसी समय मनुष्य मतलब एक अस्थायी प्रवृत्ति मत के साथ साथ मनुष्य में एक धातु का प्रयोग करना सीख जाएगा, जो था त्राम का धातु। कौन था, त्राम का धातु। अब ये त्राम का धातु का प्रयोग करना लोग सीख गए, ठीक है। तो पाषाण से लोग जो थे त्राम पाषाण काल में, ठीक है। अब त्राम पाषाण कहने का यहां से आपका प्रश्न बना देगा, त्राम पाषाण काल में मनुष्य केवल तांबा का धातु का प्रयोग करते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। त्राम पाषाण काल इसको इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जो थे तो तांबा के साथ साथ, ठीक है, पाषाण का भी धातु का प्रयोग करना कर ही रहे थे, छोड़े नहीं थे। हालांकि इसका प्रयोग जो था क्या हो गया था, कम हो गया था, लेकिन इसका प्रयोग हो रहा था, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखोगे त्राम पाषाण काल में क्या था, तो चिरान, सोनपुर, तारादी, चेचर, मनेर, सनवार आदि से त्राम पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त त्राम का उपयोग के प्रमाण आपको मिलते हैं, इसीलिए मतलब क्या बोलते हैं, इसको त्राम पाषाण काल बोलते हैं, ठीक है। तो ये समय काल कब से था, 1000 ईसा पूर्व के मतलब समय काल का, जो समय काल की बात करेंगे तो ये कौन सा समय काल हो जाएगा, तो त्राम पाषाण काल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे त्राम पाषाण काल इसका नाम क्यों पड़ा, तो क्या बताएंगे, यूज हुआ था त्राम सर। बिल्कुल ठीक है, त्राम का उपयोग हुआ था, साथ में पत्थर का भी उपयोग हो रहा था। तो इस सारे काल को हम लोगों ने किस भागों में हम लोगों ने बांट दिया, तो सारे को हम लोगों ने बांट दिया पाषाण के कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया, ठीक है। पाषाण के कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे लोग पढ़ना लिखना जानते थे, नहीं सर, नहीं जानते थे, ठीक है। इसलिए इसके जो स्रोत जो हमें मिले, उसी स्रोत पे इस काल की हमें जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब चलते हम लोग वैदिक में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग जो थे पढ़े लिखे थे, संस्कृत का विकास हो चुका था। वैदिक काल में हमें क्या मिलेगा, तो साहित्यिक स्रोत हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। वैदिक बात के आर्य द्वारा स्थापित जो सभ्यता जो था ना, उसको वैदिक सभ्यता कहा गया, ठीक है। किसके द्वारा सभ्यता विकसित हुआ, तो आर्य के द्वारा सभ्यता जो था विकसित हुआ, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं जितने अच्छे से हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझा सकता हूँ, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे क्या बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री हो, या फिर क्या बोलते हैं मेडिवल हो, कुछ भी हो, आपको उतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा। अगर आप हिस्ट्री अगर हमसे नहीं समझते तो फिर आपको बहुत अधिक कठिनाई होने वाली है, ठीक है। तो आर्य द्वारा स्थापित जो सभ्यता जो विकसित किया गया वो वैदिक सभ्यता था, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे इस वैदिक सभ्यता को भी ना, ठीक है, इसलिए मतलब वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक सभ्यता को, वैदिक का मतलब वेद, ठीक है। ये सभ्यता पूर्ण रूप से वेदों पे आधारित थी, ठीक है। और इस सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांट देते थे, एक होता पूर्व वैदिक सभ्यता, एक होता उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता को बोलचाल की भाषा में, ठीक है, ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक सभ्यता। क्योंकि मैंने क्या बताया, वैदिक सभ्यता का मुख्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, वेद के अनुसार बांटेंगे। तो यहाँ पे पूर्व वैदिक सभ्यता को ऋग वैदिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता की जो सारी जानकारी जो हमें उपलब्ध है वह केवल ऋग्वेद के आधार पे है, ठीक है। किसके आधार पे है, ऋग्वेद के आधार पे है, ठीक है। अब पूर्व वैदिक काल में ही आप देखोगे ना, पूर्व वैदिक सभ्यता में ही मतलब केवल ऋग्वेद का ही विकास हुआ था। बाकी जो 3 वेद का जो विकास जो हुआ था ना, वो आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बाकी 3 वेद कौन हो गया, तो एक आपका होगा साम हो गया, ठीक है, या यजु हो गया, ठीक है, यजु हो गया। दूसरा जो हो गया अथर्ववेद हो गया, ठीक है।
कौन होगा? अथर्ववेद। जी तो सर। सबसे जो बाद का जो वेद जो है अथर्ववेद है, और सबसे पहले का वेद जो है ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद के जी। आधार पर जो सारी जानकारी जो हमें मिलती है, पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें मिलती है, जिसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, उसका समय काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का होगा, जिसको हमें पूर्व वैदिक काल, सॉरी, उत्तर वैदिक काल के नाम से, जहां पर 3 प्रकार की वेदों की रचना होगी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा वेद त्रयी। ठीक है, क्या होगा? वेद त्रयी। तो वेद त्रयी में जिस प्रकार से फल में, ठीक है, वो रिस्पेक्ट अमरुद को प्राप्त नहीं है, उसी प्रकार से वेद त्रयी में वो रिस्पेक्ट मतलब किसे नहीं प्राप्त है? तो आपको, ठीक है, अथर्ववेद को प्राप्त नहीं। अथर्ववेद। वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आएगा। वेद त्रयी में 3 प्रकार के वेद आते हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी। आप देखेंगे जी सर। पूर्व वैदिक ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पूर्व वैदिक की बात करेंगे या फिर ऋग वैदिक सभ्यता का विकास की बात करेंगे, तो ये आपको बिहार क्षेत्र में आपको इस सभ्यता का विकास नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो था बिहार के क्षेत्र में हो गया। ठीक है, जिसको गंडक नदी के तट पे बिहार के क्षेत्र में हुआ। गंडक नदी को, ठीक है, ऋग वैदिक नाम की बात करें, इसका नाम था सादा नीरा। क्या नाम था इसका? किसका नीरा? सदानीरा। ठीक है, तो सदा का नीरा। सदानीरा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सदानीरा। ठीक है, ध्यान में रखें। ठीक है, तो गंडक नदी के तट के आसपास, ठीक है, आर्यों का मतलब विकास होता है। तो उत्तर वैदिक काल का कॉन्सेप्ट जो है आपको बिहार में देखने को मिलता है, लेकिन ऋग वैदिक का आपको इतिहास जो है बिहार में आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता है। आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ऋग्वेद की बात करें, बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा जो है आपको शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिला, जो कि लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है, जहाँ पे बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें बिहार की जो चर्चा की गई, किसके रूप में की गई है? विदेह के रूप में की गई। ठीक है, विदेह की बात करेंगे तो जाहिर तौर मिथिला के आसपास का क्षेत्र था। विदेह कुमारी किसे कहा जाता है? तो विदेह कुमारी किसे कहते हैं? विदेह सीता कुमारी, माता। सीता सीता माता। माता को विदेह कुमारी के नाम से जानते हैं, जो कि मतलब कहाँ का क्षेत्र था? तिरहुत का मतलब क्या था? क्षेत्र था। तिरहुत मिथिला का क्षेत्र था। विदेह के जो राजा जो थे कौन थे? विदेह के राजा कौन थे? तो राजा जनक यहीं के थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी अब सर। यहाँ पे प्रश्न पूछता है, ठीक है, विदेह के बारे में जानकारी तो है, शतपथ ब्राह्मण में बताएगा, जो कि 800 ईसा पूर्व की मतलब रचना है, जहाँ पे तिरहुत और मिथिला क्षेत्र के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे, बिहार को किस शब्दों से संबोधित किया गया है? ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया। कीकट क्या कहा गया? कीकट कहा गया, या फिर वार्ते कहा गया। ठीक है, दोनों शब्द को याद करेंगे। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया? कीकट, या फिर मतलब क्या कहा गया? वार्ते कहा गया है। इसको आप अच्छे से, इस फैक्ट को आप करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, कीकट सर का मतलब कीकट क्या का होता है? मतलब। 12 पवित्र देश। ठीक है, एक कीकट जो था यहाँ पे मतलब वो था, ठीक है, एक वो था, क्या बोलते, जनजाति था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कीकटों का नहीं। जी ठीक है, तो सर। 12 पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा, क्या कहा गया? कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया। ठीक है, ध्यान रखें, कहाँ पे? जी सर। तो 12 पुराण में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ठीक है, कोई जी दिक्कत सर। है यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट को समझने में? ठीक है, उसके बाद नहीं। अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया था, मैंने यहाँ पे बताया से किस तरीके से चीजें चल रही थी। मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा, किन्हीं को समझने में दिक्कत। सबसे पहले हम बिहार को बांटने के लिए पाषाण के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पाषाण को हम लोगों ने क्या क्या 3 भागों में बांट दिया। एक आपका पूरा पाषाण, एक आपका मध्य पाषाण, एक आपका नव पाषाण। पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या था? मनुष्य क्या था? आखेटक था। साथ में मतलब क्या था? खाना का संग्रह, खाद्य संग्राहक था। ठीक है, उसके बाद हम जब मध्य पाषाण जी। काल में आएंगे, ठीक है, मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? आखेटक खाद्य संग्रह के साथ साथ मनुष्य ने क्या किया? पालतू जानवर को, ठीक है, पालतू, सॉरी, जानवर को मतलब पालतू उसको बनाने की पालन कोशिश किया। किया। उसके बाद हम लोग आ जी। जाएंगे नव पाषाण काल में। आएंगे नव पाषाण काल में मनुष्य थोड़ा और इंटेलिजेंट कृषि होता है, का बोला उपयोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, आप क्या करें, कृषि का मतलब उत्पादक बनेंगे। ठीक है, अन्न का क्या बनेंगे? उत्पादक जी। बनेंगे। जब मनुष्य में जब अन्न उत्पादन की प्रक्रिया जब आएगी, तो स्वतः उनके अंदर निवास की प्रवृत्ति का भी ज्ञान होगा, क्योंकि अन्न उत्पादक होने के लिए आपको क्या, उसका अन्न की रक्षा करनी पड़ेगी। खेती तो कोई एक दिन में नहीं होता, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखने के लिए आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मनुष्य मतलब अस्थायी प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजों में मैंने जी इसको सर। बांट दिया। ठीक है, लेकिन ये सारी जो चीजें जो थी पाषाण काल की, जो सारी जानकारी जो हमें प्राप्त जो होती है, ये हमारे क्या पुरातात्विक स्रोत है। क्या है? पुरातात्विक स्रोत है, कि यहाँ पे लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तो साहित्यिक स्रोत का कोई कॉन्सेप्ट निकलकर आपको नहीं आएगा। ठीक है, अब हम चलो वैदिक पीरियड में चलेंगे, तो वैदिक पीरियड में जो बिहार का जो चीजें जो प्राप्त जो होती है, वहां पे हमको पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पे वैदिक रीजन में चलेंगे तो वैदिक में बात करें, आर्यों के द्वारा जो सभ्यता का जो विकसित हुआ था उसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता वेद से बना है। इस सभ्यता की सारी चीजें जो थी हमको वेद पे आधारित आपको देखने को मिलता है। लेकिन वैदिक सभ्यता को भी हमने दो पार्ट में विभाजित किया। एक पूर्व वैदिक होता है जिसको हम लोग ऋग वैदिक के नाम से भी जानते हैं। ऋग वैदिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूर्व वैदिक काल में ही, ठीक है, यहीं पे ऋग्वेद का मतलब विकास हुआ था। इस सभ्यता की सारी जानकारी जो हमें किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। अब चलेंगे उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक का समय काल 1000 से लेकर 600। उत्तर का मतलब होता है बाद, ठीक है। उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद। पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। उत्तर का मतलब बाद होता है, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। एक चीज को आपको ध्यान में, पूर्व वैदिक मतलब पहले का वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक का मतलब बाद का। तो उत्तर वैदिक में आपको 3 प्रकार का वेद का जन्म होता है, जिसमें आपका क्या होता है? यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है, ठीक है। जिसमें अथर्ववेद का विकास जो होता है सबसे बाद में होता है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में हम लोग शामिल भी नहीं करते, ठीक है, उसको सम्मान नहीं प्राप्त है वेदों में। अब यहाँ पर पूर्व वैदिक काल की बात करें या फिर वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो बिहार में इसका क्षेत्र नहीं था, ठीक है। बिहार में इसका क्षेत्र जो था आपको नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो बिहार में यहाँ पे आर्यों की बस्ती का विकास हुआ था, जो कि गंडक नदी के तट पे देखने को मिलता है। गंडक नदी के लिए आपका ऋग्वैदिक नाम क्या है? सदनीरा, ठीक है। सादा नीरा का नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पहली बात, कोई भी सभ्यता जो विकास होगी, कहीं ना कहीं सभ्यता जो होगी किसी न किसी मतलब मैदानी भागों में या नदी वाले क्षेत्रों में विकास होगी, क्योंकि सभ्यता का पालन पोषण का पालना जो होता है, ठीक है, नदी ही होता है। कि नदी से उनकी सारी जरूरतें की, कोई भी सभ्यता उठा लीजिए, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दलजा फुरात नदी के किनारे, चीन की सभ्यता हांगो नदी के किनारे, ठीक है। हर सभ्यता नदी किनारे ही विकसित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऋग्वैदिक आर्य जब अपना बिहार में आके, ठीक है, अपना क्षेत्र का जब विकास करते हैं तो सबसे पहले पंचनद वाले क्षेत्र को चुनते हैं, जो कि पंजाब वाला इलाका था, ठीक है, था ना। उधर ही बसते हैं ना आके, मध्य एशिया से आके उधर ही आके बसते हैं पंजाब वाले इलाके में। लेकिन जब बिहार में जब आएंगे तो यहाँ पे जो इन्होंने अपना गंडक नदी के आसपास इन्होंने अपना क्षेत्र का विकास किया, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं बिहार नाम, ठीक है। बिहार के बारे में हम लोग जानते हैं, बिहार जो है यहाँ पे बौद्ध का निवास स्थान था, इसलिए इसका बिहार नाम दिया गया। बिहार का मतलब क्या होता है? निवास होता है। क्या होता है? निवास होता है, ठीक है। तो बिहार, यहाँ पे बौद्ध लोग आते थे, यहाँ पे आते थे, ठहरते थे, रुकते थे, तो ये बौद्धों का निवास स्थान था, इसीलिए इसका नाम बौद्ध विहार, बौद्ध से मतलब क्या पड़ा? बिहार नाम पर गया, ठीक है। और आप देखोगे लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना आपको एक देखने को मिलती है, शतपथ बराना। यहाँ पे आपको बिहार शब्द का, ठीक है, बिहार शब्द का यहाँ पे आपको उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन बिहार में मतलब क्षेत्र का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसका विदेह, ठीक है, विदेह। विदेह राजकुमारी तो जानते हैं, विदेह कुमारी जनक जी की पुत्री, ठीक है, सीता माता को कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः तिरहुत और मिथिला क्षेत्र को मतलब क्या किया गया था? शामिल इसमें किया गया था। देखिए ऋग्वेद में भी मतलब बिहार शब्द का आपको उल्लेख देखने को मिलता है, और बिहार के लिए कीकट में वार्ते शब्द को मतलब क्या किया गया? संबोधित किया गया। अब बराह पुराण में बात करेंगे तो कीकट को मतलब अपवित्र देश कहा गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ तक कोई भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? चलिए आप चलते हैं महाजनपद में चलते हैं, ठीक है। महाजनपद में चलते हैं। तो महाजनपद में क्या था? यहाँ पे आपको, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग देखा से यहाँ पे नवपाषाण काल में हम लोगों ने देखा से लोगों में मतलब अस्थायी प्रवृत्ति की, ठीक है, अस्थायी प्रवृत्ति की मतलब विकास हो रहा था। अकेले तो लोग अस्थायी प्रवृत्ति नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप धीरे धीरे बहुत सारे लोग एक जगह जब रहने लगेंगे तो बहुत सारे लोग जब एक टोला मोहल्ला में जब बसने लगा तो वहां पे जन का विकास होगा, ठीक है। जन का विकास होगा, यही जन जो था आगे चल के जनपद बनाएगा। यही जनपद जब बहुत बड़ा बड़ा जनपद जब होने लगेगा तो बहुत सारे जनपद जब आकर आपस में बनेंगे तब महाजनपद का विकास होगा। और ये महाजनपद आगे चल के सारा महाजनपद किसमें मिल जाएगा? तो मगध में बन जाएगा। अब मगध के बाद मतलब मगध जो था सारे महाजनपद को एक तरह से मिला लेगा, सबसे मतलब बड़ा महाजनपद बन जाएगा। इसके बाद आप भारत में आप देखोगे जो 71 राज्य, 61 राज्य का नाम आएगा, एक संपूर्ण भारतीय समाज बनाने की बात आएगा, जो कि मौर्य साम्राज्य आएगा, जो कि आपको, ठीक है, बड़े हिस्सा पे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे मतलब क्या करेगा? एक मतलब एक एज ए मतलब नेशन का कॉन्सेप्ट मतलब मौर्य साम्राज्य आपको लेकर आएगा, ठीक है। उसके बाद गुप्ता वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने बताया से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, बीपीएससी 67 में पूछा था, ठीक है, 67 में ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। 6ठी शताब्दी से समथिंग कुछ क्वेश्चन था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय में भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना महाजनपद से आपको ना कंफ्यूज कर देता है। महाजनपदों की जानकारी आपको कहाँ पे मिलती है? तो कश्मीर का एक ग्रंथ है, ठीक है, कश्मीर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है, आपको क्या नाम है उसका? राष्ट्रनगरी। वहां पर भी महाजनपदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रस्तुत की गई। हालांकि वहां पे तो 16 महाजनपद तो नहीं, जनपदों की संख्या कम है, लेकिन महाजनपद का उल्लेख आपको वहां पर भी मिलता है। कभी आपको प्रश्न आए तो वहां से आप उसको करेक्ट कर सकती है, ठीक है।
तो अंगुत्तर निकाय हो गया जो कि बौद्ध ग्रंथ था, भगवती सूत्र हो गया जैन ग्रंथ था। यहाँ पे 16 प्रकार के महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे बीपीएससी आपसे ये पूछेगा तो बिहार में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद में से थे, ठीक है। बिहार में कौन सी प्रणाली था? तीन कठिया प्रणाली था ना, तीन से याद रखिएगा। बिहार जी। में तीन महाजनपद कौन था? बिहार में तीन महाजनपद आपको देखने को मिलता है। बज्जी की बात करेंगे या फिर लिच्छवी की बात करेंगे, वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। यहाँ पे आपको जन के द्वारा, जन या फिर संघ के द्वारा शासन होता था, जो कि थोड़ा सा डेमोक्रेटिक का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। मगध की बात करेंगे, पटना गया नालंदा का क्षेत्र है। अंग की बात करेंगे, जिसकी राजधानी चंपा थी, जो कि मतलब भागलपुरा मुंगेर का क्षेत्र था, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में से बिहार में कितने महाजनपद थे, तो क्या बताएंगे? 3 महाजनपद। तीन महाजनपद 3 बिहार में। सर्वाधिक महाजनपद कहां पे थे? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मगध। महाजनपद। दक्षिण भारत में कितने महाजनपद थे, तो जिसकी राजधानी क्या थी? अस्मा कोटन कोटनी। क्या था? दक्षिण भारत में एक था। दक्षिण भारत में कितना था? एक था, ठीक है। एक एक आपका उत्तर राजस्थान में था, जिसकी राजधानी विराट, क्या नाम था? विराटनगर। मत्स्य, मत्स्य वाला कहा था क्या? हाँ, मत्स्य मत्स्य जनपद का का राजधानी, विराटनगर। ठीक है। तो वो उधर पड़ता था। ऐसे आप देख लेंगे किस राज्य में कितना पड़ेगा, ठीक है, किस राज्य में कितना पड़ेगा। लेकिन बिहार में कितना था? अभी बिहार के कॉन्सेप्ट से पढ़े थे, बिहार में तीन थे। बज्जी की बात करेंगे, लिच्छवी जिसको कहते थे, वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। मगध की बात करेंगे, पटना गया नालंदा का क्षेत्र। अंग की बात करेंगे तो भागलपुरा मुंगेर का क्षेत्र। कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अब मैंने यहाँ पे बताया बज्जी जो था एक प्रकार का संघ था। यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेटिक तो आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। आप जब कभी जाओगे ना, आप पढ़ोगे यहाँ पे उत्तर मेरेरु अभिलेख, ठीक है, बीपीएससी मेंस का बड़ा मतलब हिटिंग क्वेश्चन, उत्तर मेरेरु अभिलेख। तो वहां पर भी शासन व्यवस्था जो चलाया जाता था ना, तो एक ग्रुप के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाया जाता था। कुछ लोगों का ग्रुप होता था, उसको संचालन करता था। लेकिन यहाँ पर बज्जी में जो था ना, यहाँ पे संघ था। बज्जी में जो था अटकुल था, मतलब 8 प्रकार का संघ था। अब बोलोगे सर संघ के माध्यम से किस तरीके से शासन चलाएंगे? तब एक बज्जी संघ था, एक लिच्छवी था, ज्ञात्रिक था, विदे था, उग्र था, भोग था, कुरु था, इच्छाबुक था, ठीक है। एक ज्ञात्रिक से जो आते थे, यहीं से आपको महावीर स्वामी आते थे। ज्ञात्रिक से ही आते थे ना? हेलो, यात्रिक से, हाँ यात्रिक यहीं से आते थे, यात्रिक। ठीक है। हाँ, इसको क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो संघ के हिसाब से शासन व्यवस्था कैसे चलता था? तो समझ लीजिए कोई संघ व्यापारियों का संघ है, कोई मतलब किसी समुदाय का संघ है, तो वो अपने संघ को रिप्रेजेंट करते थे। तो इस हिसाब से मतलब अलग अलग संघ बना दिया गया था। उसमें मतलब शासन व्यवस्था, यहाँ पे 8 प्रकार के जनपद है। किसी भी मैटर पर डिस्कस करने के लिए ये सारे लोगों की मतलब सहमति होनी, 8 जनपदों का मतलब सहमति होना जरूरी होता था। इसीलिए थोड़ा सा डेमोक्रेटिक का कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें से बज्जी संघ में सबसे जो प्रसिद्ध जो था ना, लिच्छवी था। इसीलिए बोला जाता है कि बिहार का जो प्रथम, जो भारत वर्ल्ड का जो प्रथम डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो था, आपको लिच्छवी में देखने को मिलता है, जिसको गण राज्य बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गण राज्य बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, ठीक है। और वैशाली नगर की स्थापना किसने किया था? विशाल ने कहा किया था। इसीलिए विशाल से इस राज्य का नाम क्या पड़ा? वैशाली पड़ा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, लिच्छवी कहते हैं मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे, ठीक है। तो कुंडग्राम जहां पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये आपको ज्ञात्रिक थे, ये ध्यान में रखिए, क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे, और आपका गौतम बुद्ध, ठीक है, दोनों के दोनों क्षत्रिय से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे तो यह मिथिला का विदेह की बात करेंगे, जहां के राजा जनक हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ के विदेह के राजा को दार्शनिक राजा बोला जाता है। जब मैं रात में अतीत करवा रहा था, तो वहां पे कहाँ कहाँ के राजा को दार्शनिक राजा बोलते थे, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे जो कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक, जो ये दोनों को दोनों बज्जी संघ थे, तो ये आपका, ठीक है, लिच्छवी के बाद ये भी मतलब प्रसिद्ध थे, ठीक है। और बज्जी संघ या फिर लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा भी दी गई है, ये भी आपको देख। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी जो था ना, संघ के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं था। अभी के डेमोक्रेसी से आप इसको कंपेरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होता था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। 1 मिनट, मेरा एक फोन आ रहा है। जाइए। सर कौन सा बुक पढ़ा रहे हैं? एडुटेरिया बिहार मिलेगा।
ये सब किसकी तैयारी के लिए पढ़ाते हैं? ठीक है। यहां तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। मैंने क्या बोला था, जितने भी महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, उसमें जो सबसे जो सारे महाजनपद क्या करेंगे, सारे के सारे महाजनपद थे साम्राज्यवादी थे, सब आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करेंगे, अंतिम में सबके सब कहाँ जाके मिल जाएंगे, तो मगध में जाके मिल जाएंगे। ठीक है, मगध के शक्तिशाली होने का कारण क्या बताए थे, तो भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि जो था उसका बहुत अधिक मजबूत था। इस वजह से आप मगध को मतलब ना, एक आप देखेंगे मगध को एक भौगोलिक सुरक्षा भी प्राप्त था, इसलिए मगध के ऊपर किसी भी का जल्दी हमला नहीं होता था। ठीक है, इस वजह से वो मजबूत था। दूसरे आर्थिक दृष्टि से बात करेंगे, जंगल था वहां पे, लौह लौह का बहुत बड़ा भंडार था, जंगल से हाथी मिल जाता था, लकड़ी मिल जाते थे, बहुत सारे संसाधन जंगल था वहां पे। उसके बाद लोहा से मतलब बहुत सारे हथियार इन्होंने बनाया, तो इन्होंने सैनिक दृष्टि से भी काफी अधिक मजबूत हो गए। राजनीतिक दृष्टि से बात करेंगे तो शुरू से ही मगध में बहुत बेहतरीन शासक मिले। ठीक है, चाहे मगध का शासक की बात करें, शुरुआती में अगर बात करेंगे तो जो भी मगध के शासक रहे वो सारे के सारे जैसे कि बिंबिसार रहा, या फिर बाद में अजात शत्रु आया, फिर उदयन आया, उसके बाद के भी शासक जो थे वो राजनीतिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से काफी अधिक कुशल थे। इस वजह से मगध दृष्टि जो था सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया। और इसकी जो राजधानी जो थी ना, प्रारंभिक राजधानी जो थी कहाँ पे थे, गिरिब्रज या फिर राजगीर थी, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो इसीलिए इसको बात करते हैं, इसको भौगोलिक सुरक्षा भी प्राप्त था। अब जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है, उस पर आक्रमण करना या फिर उसके मतलब उसके राज्य को मतलब टेक ओवर करना काफी टफ तो होगा, तो इसको भौगोलिक सुरक्षा भी प्राप्त था, आर्थिक दृष्टि से मजबूत था क्योंकि जंगल था, लोहा था, लोहा बहुत अधिक मैटर करता है, राजनीतिक दृष्टि से इसलिए मजबूत था क्योंकि इनके पास लीडर अच्छे थे। ठीक है, इन चीजों के वजह से मगध जो है शक्तिशाली जानपद बन के निकला। प्रारंभिक राजधानी की बात करें, गिरिब्रज राजगीर था, लेकिन बाद में इसका राजधानी पाटलिपुत्र भी हो जाता है, ध्यान में इसको रखिएगा। मगध का विस्तार मुख्यतः कहां से, पटना से लेकर गया तक के क्षेत्र में था। मगध एवं अंग जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख जो आपको कहा देखने को मिला, अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, अथर्ववेद में देखने को मिलता है। जबकि उसके बाद का बिहार का उल्लेख कहाँ पे बताया था आपको, कहाँ देखने को मिलता है, कौन से ब्राह्मण में, कौन से ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण। बहुत अच्छे। सतपथ ठीक है, ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में जानकारी मिलती है। ठीक है, मगध के बारे में, मगध एवं अंग महाजनपद के बारे में उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे, मगध के बारे में कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इतना ही, ज्यादा नहीं, ध्यान में इतना ही याद रखिए। ठीक है, और आगे हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो थोड़ा महाजनपदों के उत्कर्ष के कारण, और महाजनपद में मगध के उत्कर्ष के भौगोलिक कारण या फिर इस तरह के प्रश्न बनते हैं तो उस पर भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। अंग महाजनपद की बात करेंगे तो अंग का विस्तार जो था भागलपुर एवं मुंगेर का क्षेत्र था। कहाँ पे था, भागलपुर में मुंगेर का क्षेत्र, इसकी राजधानी कहाँ पे, चंपा थी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अंग का जो शासक जो ब्रह्मदत्त था उसको मतलब हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो अंग जो था ऑलरेडी मतलब क्या हुआ, मगध में मिल गया, महाजनपद की संख्या देखिए धीरे धीरे यहाँ पे कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मगध के उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसको, तो मगध की स्थापना किसने, बृहद्रथ ने की थी। ठीक है, यह बृहद्रथ अशोक का पोता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, अलग है। ठीक है, बृहद्रथ ने की थी, बृहद्रथ का पुत्र जो था जरासंध था। ठीक है, और जरासंध के बारे में जानकारी आपको कहाँ मिलती है, किस कहाँ पे आपको जरासंध के बारे में जानकारी मिलती है, तो महाभारत में जरासंध के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, और जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित करके उसका वध कर दिया था। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, महाभारत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जरासंध और भीम के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था। द्वंद्व युद्ध समझते हैं क्या होता है, मल्ल युद्ध जिसको बोलते हैं, कुश्ती बोलते हैं, उसको द्वंद्व युद्ध बोलते हैं। इसमें पराजित किया था भीम ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए राजगीर, ठीक है, इसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी राजगीर, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध जो था उर्वर भूमि था यहाँ पे, क्योंकि गंगा के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुआ, गंगा दोआब में था, नदी की उपलब्धता थी, खनिज में वन संसाधन की उपलब्धता थी के कारण आर्थिक रूप से काफी अधिक संपन्न था। और यहाँ पे जो वन संसाधन, वहां पे सबसे बड़ी इसका एग्जाम्पल जो था ना, हाथी मिलते थे। क्या मिलते थे, हाथी मिलते थे। ठीक है, और हाथी जो था युद्ध भूमि में प्रयोग किया जाता था, किसी भी सेना की शक्ति को कई गुना जो था हाथी जो था बढ़ा देता था। ठीक है, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो क्या, चिरपुंजय था। क्या था, चिरपुंजय था। क्या नाम था, चिरपुंजय, याद रखिएगा। ठीक है, रिपुंजय। सॉरी सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, चिरपुंजय, रिपुंजय, क्या नाम था, रिपुंजय था, ध्यान में इसको रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मगध में सबसे पहले आएगा बृहद्रथ ने जो वंश स्थापित किया। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे हरेक डायनेस्टी आएगा। ठीक है, हरेक डायनेस्टी की बात करें, बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व, वो पूछता भी है, नॉर्मली एग्जाम में पूछता है। अब भारत बिहार के जब मैं
प्राचीन इतिहास जब पढ़ेंगे ना तो इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है इंडियन हिस्ट्री में भी आ जाता है प्राचीन भारत में, इसलिए बिहार का प्राचीन भारत को आप भारतीय इतिहास के दृष्टि से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करें, बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, कि मगध को एक शक्तिशाली भी था, मगध का मतलब नीति द्वारा मतलब साम्राज्य विस्तार का प्रसार दिया, ठीक है। इसने मतलब किया विवाह नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार का प्रसार दिया। इसी के क्रम इसने 3 विवाह कर डाले। पहली विवाह जो था कौशल देवी, कौशल की राजकुमारी से की थी। इस विवाह में उसे दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। मैंने अगर डिटेल्स में अगर पढ़ा है ना तो काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ जो कि एक गांव था, ठीक है, पूरा काशी नहीं प्राप्त हुआ था। रामशरण शर्मा में से काशी का एक गांव लिखा हुआ, ठीक है, काशी का एक गांव लिखा, लेकिन बहुत जगह पे पूरा काशी ही लिख देता है, ठीक है। काशी का एक गांव प्राप्त हुआ था, ठीक है। दूसरी विवाह जो थी इसने लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री से कर, इसका नाम था चेलेना। थोड़ी करेगा, क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। चेहलना से की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और तीसरी राजकुमारी जो थी, इनकी जो पत्नी जो थी क्षेमा जो थी पंजाब की मध्य राजकुमारी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार जो था ना अवंती के शासक, ठीक है, चंद्र प्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। देखिए शुरू में चंद्र प्रद्योत से इसकी बनती नहीं थी, लेकिन बाद में इसने मतलब क्या था, चंद्र प्रद्योत से मतलब दोस्ती कर ली और उनसे मतलब मैत्रीपूर्ण मतलब क्या किए थे, संबंध स्थापित किए थे। और जब बिंबिसार का जो दोस्त जो था चंद्र प्रद्योत, एक बीमारी से मतलब क्या हुआ, ठीक है, आई थिंक कौन सा पीलिया नामक शायद रोग था, पीलिया नामक रोग से जब मतलब वो काफी अधिक मतलब क्या प्रताड़ित होता है तो उसके लिए जीवक को मतलब उपचार के लिए भेजा जाता है, ठीक है। और जीवक को मतलब इनका गौतम बुद्ध के उपचार के लिए भी भेजा जाता है, साथ में चंद्र प्रद्योत के उपचार के लिए भी भेजा जाता है, ठीक है। अब इस वंश को, ठीक है, बात करेंगे, हर एक डायनेस्टी को प्रीतहंता वंश कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुत्रों ने अपने पिता की मतलब क्या की, तो पुत्र ने अपने पिता की मतलब क्या की, हत्या की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बिंबिसार की भी हत्या कर दी जाती है 492 ईस्वी पूर्व में। अब बिंबिसार ने कितने वर्षों पर रूल किया था, 52 वर्षों तक शासन किया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितने वर्षों तक, 52 वर्षों तक, 44 उधर 8, ठीक है, हाँ 52 वर्षों तक प्रशासन किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 492 ईस्वी पूर्व में उनके पुत्र जो था अजात शत्रु ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। अब अजात शत्रु जो था वो सब वास्तविक नाम की बात करेंगे तो उसका कुनिक था, ठीक है। ये 492 से लेकर 407 तक शासक बनेगा, हर एक वंश का शासक बनता है। अब बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिंबिसार जो था एवं कौशल देवी जो था, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जब इसका प्रसेनजीत जो था बुद्ध भगवान के अच्छे मित्र थे, ठीक है, अच्छे मित्र होने की वजह से, ठीक है, ये प्रसेनजीत के राज में बुद्ध भगवान ने बहुत सारे उपदेश भी दिए थे, ठीक है, ध्यान में। कहाँ के राजा थे प्रसेनजीत, श्रावस्ती कहाँ के राजा थे, कौशल के राजा थे, श्रावस्ती कैपिटल थी, बुद्ध भगवान के बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दे डाले, ठीक, श्रावस्ती में ही नहीं थे ना सर्वाधिक उपदेश, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था, बराबर जाते रहते थे। यहाँ पे एक अंगुली माल डाकू वाला अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो उसमें भी इस चीज को बताया हुआ है, ठीक है। अब बिंबिसार एवं कौशल देवी की जब मृत्यु जब होती है, तब जब इनका बहन और इनके साले की जब बहन थी, ठीक है, ये बहन थी प्रसेनजीत की बहन थी कौशल देवी, ठीक है। जब मृत्यु जब हो जाती है तो क्या होता है ना, इनका जो काशी जो दिया गया था वो मतलब वापस ले लेते, ठीक है। और इसी वजह से अजात शत्रु क्या होता है, नाराज हो जाता है, ठीक है। और उसने मतलब क्या किया, अपने मामा के राज्य पे ही मतलब क्या किया, आक्रमण कर दिया, ठीक है, मामा के राज्य पे ही आक्रमण कर दिया अजात शत्रु। अंततः अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित करके काशी को भी अधिकार कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ये सारे महाजनपद जो थे साम्राज्यवादी थे, सारे आपस में लड़ेंगे, सारे आपस में कर मट कर मतलब क्या होंगे, सारे के सारे मगध में जाके मिल जाएंगे अंतिम तक, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर में किसको मिलाया, तो ऊपर में किसको मिलाया, तो ऊपर में किसे मिलाया था, अवंती को मिलाया था ना, सॉरी अंग को मिलाया था ना। और नीचे में मतलब इसकी बात क्या करेगा, तो आपको इसको भी मिला लेगा, क्या नाम है इसका, कौशल को भी मिला लेगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे, तो अब चलेंगे आगे की कहानी क्या है। तो बाद में अजात शत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री जो था वजीरा से हुआ, ठीक है, किसे, वो वजीरा से हुआ, ठीक है। अजात शत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया, अजात शत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्ल को भी मतलब क्या किया, सारे संघ को पराजित तो नहीं कर पाता, लेकिन वज्जी संघ एवं मल्लों को मतलब क्या करता है, पराजित कर देता है। और इसने फिर से मतलब पिता की तरह ही मतलब क्या प्रसेनजीत के प्रति वजीरा से मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अब देखेंगे अजात शत्रु किस धर्म को मानता था, कभी कभी धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अजात शत्रु जो था जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को मतलब क्या किया था, स्वीकार कर लिया था, ठीक है। अब बौद्ध धर्म को मतलब राजकीय धर्म के रूप में भी मतलब उसने बढ़ावा दिया था, ठीक है, क्योंकि इसी के समय आपको क्या होगा, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया होगा, जिसका फाइनेंसर को होगा, कोई भी संगति होगा तो उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, ठीक है।
सुरक्षा देनी पड़ती है, पैसे खर्च होते थे। कोई भी संगीति वगैरह या फिर कोई भी सम्मेलन होगा ना, चाहे दक्षिण भारत में होगा फिर नॉर्थन इंडिया में होगा, कोई ना कोई राजा का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा संगम साहित्य हुआ था ना, उसमें किसने सपोर्ट किया था, किसने सुरक्षा प्रदान किया, किसने पैसे दिए थे, तो पांडे शासकों ने दिए थे। उसी तरह यहाँ पर भी जब भी संगति होगा तो चारों संगति में कोई ना कोई राजा का समय होगा, उस राजा उसको बढ़ावा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, जो कि मगध की सॉरी राजधानी भी थी, जो कि किसके समय, अजात शत्रु के समय किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार 460 ईस्वी में उदयन ने अपने पिता, ठीक है, अजात शत्रु की हत्या कर दी। तो उदयन जो था अजात शत्रु का बेटा था, अपने पिता का फिर से हत्या कर देता है, जो कि सिहली अनुश्रुति है। तो सिहली अनुश्रुति की बात करेंगे ना, तो बौद्धिज्म का विस्तार जो था भारत से बाहर श्रीलंका में भी होता था। तो वहां के लोग भी, जो वहां का इतिहासकार भी जो थे, वो भी मतलब इंडियन मतलब हिस्ट्री में मतलब इंटरेस्ट रहते थे, तो भारत के बारे में उन लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा है। तो सिहली अनुश्रुतियों की बात करेंगे तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। और उदयन एक ऐसा व्यक्ति था, तो गंगा यमुना एवं गंडक के संगम पर स्थापित जो था पाटलिपुत्र जो था, वहां पे क्या करते अपने राजधानी को उठाकर ले जाता है। कहां से राजधानी उठाकर ले जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, राजगीर से अपने राजधानी को उठाकर पाटलिपुत्र ले जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उदयन के 3 पुत्र थे। उदयन के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे, ठीक है। तो एक पुत्र जो था अनिरुद्ध था, दूसरा पुत्र था मुंडक था, ठीक है, तीसरा पुत्र जो था नागदशक था, ठीक है। और नागदशक जो था इस वंश का मतलब अंतिम शासक था। और नागदशक का जो अमत्य जो था, अमत्य कहने का मतलब सैनिक का जो हेड जो था, वो जो था क्या करता है, उसकी मतलब हत्या कर देती है। शिशुनाग जो थी उसकी हत्या कर देती है, और यहाँ पे इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। यहाँ पे फिर राजधानी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। पहले मगध, पहले राजगीर होगा, राजगीर के बाद कहाँ जाएगा, पाटलिपुत्र जाएगा। और शिशुनाग जो बनेगा ना, शिशुनाग ने हरक वंश की जगह पे शिशुनाग वंश की स्थापना की। वो अपने राजधानी को उठाकर मतलब क्या करेगा, वैशाली लेकर चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बिहार के वैशाली को मतलब क्या किया जाएगा, राजधानी बनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित करके अवंती को मगध में मिला लिया, ठीक है। तो फिर से मतलब क्या किया, अवंती को मतलब क्या कर लिया, फिर से मतलब क्या किया, मगध में मिला लिया गया, ठीक है। तो मगध में पहला डायनेस्टी कौन सा हो जाएगा, पहला कौन सा आ जाएगा, कौन सा, अरे वो नहीं बोल रहा हूँ, मगध पे रूल करने वाला पहला वंश कौन सा आएगा, हाँ हर्यक, हाँ ठीक है, उसके बाद हर्यक आएगा, उसके बाद आपका कौन आएगा, शिशुनाग आ जाएगा, ठीक है, शिशुनाग आएगा, ठीक है। सबसे अंतिम में जाएंगे तो मौर्य आएगा। मौर्य तो पूरा एक स्टेट ही बना लेता है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे शिशुनाग ने अवंती का राजा अवंती वर्धन को पराजित करके मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स को भी मिला लिया, कौशाम्बी को भी मगध में मिला लिया, ठीक है। और शिशुनाग के मतलब बाद मतलब क्या बना, उसका एक पुत्र बना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, शिशुनाग था, ठीक है। शिशुनाग को बात करेंगे पुराणों में काकवन कहा गया, ठीक है, जो कि शिशुनाग के मृत्यु के बाद, सॉरी गलत बता दिया, शिशुनाग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था काला अशोक मगध का शासक बना। अब पुराण में काला अशोक को क्या बताएगा, काकवन बताया गया, ठीक है, ध्यान, क्या बताया गया, काकवन बताया गया। ये मतलब क्या करता है, वैशाली से फिर राजधानी को परिवर्तित करके मतलब क्या कर देता है, पाटलिपुत्र कर देता है, ठीक है। कला अशोक के समय में भी क्या होता है, 400 पहला बहुसंगति कहाँ पे कितने में हुआ था, तो 483 में। दूसरा बहुसंगति 100 वर्षों के बाद मतलब क्या होगा, 383 में होगा। और ये बहुसंगति आपको वैशाली में होगा, और इसका आयोजन कला अशोक करवाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और कला अशोक के बाद मृत्यु के बाद 10 पुत्रों ने शासन किया। कला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन किया। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन था। कौन था, नंदीवर्धन था, ठीक है। नंद कंप्लीट करवा दो तो मौर्य कल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंदीवर्धन की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, महापद्म नंद के द्वारा, ठीक है। महापद्म नंद जो था, कहा जाता है ये जो था ना मतलब ना, ये इनका बैकग्राउंड ना शासक का बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। कहा जाता है दरबार में मतलब एक महिला रहती थी, जो कि मतलब ये दरबार के इनके पिता का नाम मतलब आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मतलब बोला जाता है क्षुद्र थे, क्या थे, क्षुद्र थे, इसीलिए बहुत अधिक मतलब ना, बहुत अधिक ना नफरत करते थे, मतलब जो कि मुख्यतः जिनका बैकग्राउंड मतलब राजकीय बैकग्राउंड है, फिर बोल सकते क्षत्रिय से बहुत अधिक मतलब नफरत करते थे, ठीक है। आप देखेंगे इसलिए बहुत सारे क्षत्रियों का इन्होंने नाश भी किया था। परशुराम का दूसरा अवतार इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि रीजन था बहुत अधिक क्षत्रियों से मतलब क्या करते थे, नफरत करते थे, ठीक है। कहा जाता है दरबार में मतलब रहने वाली महिला जो थी, उनका पुत्र था, इनके पिताजी का भी नाम नहीं पता है, ठीक है। तो 344 ईस्वी में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्म को एक राट या फिर एक छत्र की उपाधि धारण की। अब पाली ग्रंथों में, पाली ग्रंथों की बौद्ध ग्रंथ है, इसमें मतलब महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया। और ये क्षत्रियों को इन्होंने नाश किया था, मतलब बहुत सारे क्षत्रियों को मारा था, इसलिए परशुराम का दूसरा अवतार भी इनको कहते हैं, ठीक है।
ये बहुत ही शक्तिशाली थे। इन्होंने क्या किया, महापद्म सर्वछत्रांतक भी कहा जाता था ना। सर्वछत्रांक, बिल्कुल वो भी कहते थे। वो क्षत्रियों के नाश कहने की वजह से सर्वछत्रांतक हाँ। उनको कहते थे। ठीक है, सारे क्षत्रियों को नाश करने वाला, इसलिए सर्वछत्रांतक कहते थे। अब परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महापदम नंद ने पंचाल, इच्छाबुक, काशी, अस्मक, ठीक है, दक्षिण भारत में था अस्मक। ठीक है, ध्यान में रखिए, एकमात्र गोदावरी नदी के तट पे। कलिंग, कलिंग जो था दक्षिण भारत को कनेक्ट करने के लिए एकमात्र वो था, रास्ता था, इसलिए अशोक इस पे अधिकार करना चाहता था। ठीक है, उसके बाद मैथिल, ठीक है, इन सारे राज्यों को क्या करता है, पराजित करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद ने किया। मतलब जो भी मगध के जो शासक जो है ना, वो सारे के सारे साम्राज्यवादी ही थे। ठीक है, साम्राज्यवादी ही थे। आगे चल के एक शासक जो था ना, वो कुछ भी नहीं करेगा ना, बिंदुसार नहीं करेगा। बाकी जितने भी शासक जो मौर्य शासक जो थे, जो कि मगध पे ही रूल करेगा, बिंदुसार कुछ नहीं करता है। बाकी सारे के सारे शासक जो थे मगध के जो थे साम्राज्यवादी ही थे। ठीक है, अब बोला जाता है मगध, ये महापद्म नंद जो थे किसके समकालीन थे, तो व्याकरण के महान विद्वान थे जिनका नाम था पाणिनि। ठीक है, उनके समकालीन ये माने जाते हैं। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन होगा, घनानंद हो जाएगा। घनानंद के समय में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया, 326 पे भारत पे आक्रमण किया। 323 में उसकी मृत्यु भी हो जाती। कहां पे मृत्यु होती, बेबीलोन में उसकी मृत्यु होती। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी अधिक संबद्ध था। ठीक है, इसीलिए ना इसको मतलब एक व्यक्ति चाणक्य जो था दरबार में जब जाते हैं घनानंद को समझाने, तो उनको बहुत हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, तो यार मेरे पास तो इतनी प्रसिद्ध इतनी बड़ी सेना है, क्या ही कर लेगा, मतलब बाहर का कोई आक्रमणकारी आके। ठीक है, चीजों को बहुत, और उसके बाद बहुत अधिक अपमानित भी किया जाता है किसको, चाणक्य का। ठीक है, मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। एनसीईआरटी के क्लास 6 में हूबहू लिखा हुआ है, क्योंकि मगध के सैनिक से सिकंदर के सैनिक का डरने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, तो डरने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, हाथी था। डरने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, हाथी था, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने सुन रखा था से हाथी जो था ना, मुंह से आग उगलता है। ठीक है, एनसीईआरटी में बजाते के साथ बहुत सारी जो भ्रांतियां जो थी हाथी के बारे में सुन चुका था, इसीलिए सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। हालांकि बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है तो ब्यास नदी का पानी का स्पीड बहुत ज्यादा था इसलिए, लेकिन एक्चुअली में वो लोग ना किसे घनानंद की सेना से मतलब क्या थे, डरे हुए थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखते हैं। व्यास को किस नाम से जानते हैं, ऋग्वैदिक नाम क्या है व्यास का, विपाशा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इन सारे चीजों के बाद में चल रही थी, पैरेलल स्टोरी चल रही थी। जब मतलब जब तट पे मगध के तट पे जब मतलब मगध की सीमा पे जब मतलब पहुंच गया, ठीक है, मगध की सीमा पे जब मतलब यहाँ पे देखेंगे पहुंच गया, कौन पहुंच गया, तो ये सिकंदर की सेना जब मगध के तट पे मतलब जब पहुंच गया, तो यहाँ पे चाणक्य जो था एक सुझाव लेकर जाता है। किसके पास जाता है, घनानंद के पास जाता है। आप इस तरीके से उसके सेना को मतलब काउंटर किए, और ये बोलता है आप अकेले सिकंदर के सेना को आप चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप पड़ोसी राज्यों से क्या कीजिए, मित्रता कीजिए। किसके साथ मित्रता कीजिए, तो वहां पे दो राज्य होता है जो कि बाद में वहां पे कौन सा, पौरुष के खिलाफ जो लड़ने वाला जो शासक जो था वो मतलब सिकंदर को सपोर्ट करता है। ठीक है, पौरुष के खिलाफ मतलब लड़ने वाला दो शासक था, नाम भूल रहा हूं उसका। वो पौरुष का हारने का सबसे बड़ा रीजन वही था कि उसके जो पड़ोसी जो राज्य थे वो सिकंदर को सपोर्ट कर देता। तो ये बोलते जो पड़ोसी राजा जो है ना, जहां से मतलब सिकंदर का एंट्री हो रहा, उसके आसपास के राजाओं से अगर उससे संधि कर लेंगे ना, तो सिकंदर को हराना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ये काफी ही मतलब अय्याश किस्म का शासक था। ठीक है, ये चाणक्य की बात को बहुत हल्के में ले लेता है, चाणक्य को अपमानित भी करता है। ठीक है, इसी वजह से मतलब क्या, चाणक्य जो थे इस चीज को मतलब काफी मतलब एज हटरी लेते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की बात में हत्या करवा देते हैं। और वहां पे मतलब नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की मतलब स्थापना हुई। जिस वंश के संस्थापक की बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके अंतिम शासक जो था घनानंद था। घनानंद के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलेगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे जो स्थापना जो किया, ये मतलब कोई मतलब महाजनपद वगैरह नहीं था, आप एक संपूर्ण भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया, जिसकी सीमा मतलब अफगानिस्तान से लेके पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, और उधर मतलब आप जाएंगे तो थोड़ा मिडिल ईस्ट का भी मतलब जो देश सब वो सारे के सारे मतलब इसमें मतलब कवर हो जाते, तो मतलब इतना बड़ा इन्होंने मतलब राज्य बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी साम्राज्यवादी नीति को अपनाई, उसके बाद देखेंगे अशोक ने भी अपनाई। लेकिन बीच में जो आता है ना, ये क्या नाम है, बिंदुसार, तो किसी भी राज्य को जीतता नहीं। हालांकि यार कुछ कुछ मतलब बौद्ध ग्रंथ जो तारानाथ के द्वारा लिखी गई किताब है, उसमें बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया, लेकिन बहुत सारे किताब जो है इस पे मौन है। ठीक है, हालांकि सिकंदर के बारे में भी जो चीजें जो हमें उपलब्ध जो है ना, समकालीन भारतीय इतिहास के द्वारा जो चीजें जो लिखी गई, कुछ भी हमें जानकारी नहीं प्राप्त है। ठीक है, सिकंदर के द्वारा जो भी चीजें यहाँ पे जो भी हमें इतिहास प्राप्त है ना, वो यूनानी लेखकों के आधार पे, ठीक है,
कोई भी भारतीय लेखक जो है, ठीक है, सिकंदर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, ठीक है। इसलिए सिकंदर के बारे में जो चीजें जो है हमेशा उसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। पौरुष कोई बोलता है पौरुष जीता था, कोई बोलता है पौरुष हारा था। पौरुष ने पूछा था से आपके साथ, जो सिकंदर ने पूछा था आपके साथ किस तरह बिहेव किया जाए, तो वो उसने बोला था से एक राजा एक दूसरे राजा के साथ जिस तरीके से बिहेव करता उसी तरीके से करो। तो ये सारी भ्रांतियां पे आधारित जो इतिहास जो है, जो सिकंदर का इतिहास आधारित है, क्योंकि समकालीन लेखक तो थे, लेकिन कोई भी समकालीन इतिहासकार या फिर लेखक जो सिकंदर के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी हमें नहीं देते, ठीक है। कल हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य, देखिए आप अगर ये पढ़ रहे हो ना, तो आपके साथ साथ में इंडियन हिस्ट्री का एनिसेंट इंडिया भी कवर हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो प्राचीन इतिहास पढ़ना बहुत बढ़िया है, साथ में बिहार भी कवर होगा, साथ में आपका इंडिया भी कवर हो जाएगा, ठीक है। कल हम लोग मौर्य पढ़ेंगे, मौर्य के विभिन्न शासकों के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे बौद्ध एवं जैन को कल कवर कर लेंगे। बौद्ध जैन को कवर करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो बौद्ध जैन के कवर होने का लगभग बिहार का इतिहास लगभग समाप्ति हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग को कुषाण पढ़ना पड़ता है, कुषाण थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा। कुषाण के बाद उठा गुप्ता देखेंगे, बस यहाँ पे आपका बिहार का इतिहास क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखें, कुछ मतलब कला वगैरह का विकास होता है, गुप्तकालीन चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है, गंधार शैली का विकास होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो था हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो बिहार के जनगणना हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, बिहार के जनगणना के अलावा तो बिहार का मतलब क्या पढ़ा, तो बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आई थिंक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ